नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा पीएम की दो टूक मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आतंकियों को कड़ी सजा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों और साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने मात्र 70 शब्दों में पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि आतंकी कहीं भी हो मिट्टी में मिला देंगे। ये 70 शब्द पाकिस्तान के ज़हन में गूंज रहे होंगे। मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की हिमाकत की है। अब आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ देगी और इसी पर आज करेंगे देश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। बताइए पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम की सख्त चेतावनी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। आतंकियों की पहचान कर सजा दी जाएगी। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैंने बच्चे का बच्चा हम बचा देगा, कोई बात नहीं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम की दो टूक मिट्टी में मिला देंगे। तो आज की इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मिस्टर कटेवा, सबसे पहले आप इसे शुरुआत के प्रधानमंत्री का यह कहना कि आतंकियों ने भारत की आत्मा पर चोट की है और अब वक्त आ गया है उन्हें मिट्टी में मिलाने का, मायने क्या है? क्या देश कुछ बड़ा करने जा रहा है? क्योंकि आज जो राजनयिक हैं G5 कंट्रीज के, उनके साथ विदेश मंत्रालय की एक बहुत अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी, क्या मायने हैं इन सब के? सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। कटेवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी कटेवा साहब कुछ बोलिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, एक टिप्पणी मिथिलेश जैमिनी की। जैमिनी साहब, कैसे देखें प्रधानमंत्री के इस बयान को जो आज उन्होंने दिया है? देखिए, निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की धरती से साफ संदेश दे दिया है कि वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक चारों मोर्चे पर घेरने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि अगर जो 65 साल पुरानी हमारी जो जल संधि है उसको रोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे वहां पानी, बिजली और खेतों में लहलाती फसलें सूख जाएगी। दूसरा, जो मेडिकल वीजा तक रोक दिया है, यानी अटारी बाघा सीमा बंद हो जाएगी, आना जाना व्यवहार बंद हो जाएगा, राष्ट्र प्रथम हो जाएगा। जिस हिसाब से जो हमारे आर्मी के सलाहकार थे उनको बुला लिया गया है और पाकिस्तान वालों को कह दिया कि 1 मई तक खाली कर दिया जाए। ये तमाम रिश्ते, पूजा, नाता सब बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या पाकिस्तान उसके बाद भी बदलाव लाता है या नहीं?
तो ये एक बड़ी चीज है। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये हमला महज निहत्थे यात्रियों पर नहीं है, भारत की आत्मा पर बड़ा हमला है। और भारत की आत्मा पर हमला का बदला 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति के दम पर बहुत ऐसा लिया जाएगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और जो इस घटना के पीछे हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आतंक की बची हुई जमीन को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जो जयपुर में आज उस हादसे में शहीद हुए, तो उसमें कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की टॉलरेंस, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर, उस पर काम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी साफ कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से पूरे देश में एक तरीके का रोष है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नेस्तनाबूद है, उस पर अब जल्द से जल्द भारत की मिसाइलें दागी दी जाए। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और सामरिक और विश्व के राजनयिक पटल पर बहुत बड़ी मात मिली है, क्योंकि जिस अंदाज में अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे पुतिन रूस के राष्ट्रपति, तो कहीं न कहीं ये जो घटना है ये पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है कि उनके आतंकी जो आका है उनके ताबूत में आखिरी कील होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर। अब एक सवाल और उठता है कि पहलगाम तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुलमर्ग और सोनामर्ग और डल झील और ये 4 पहलगाम है, पहलगाम सबसे सुरक्षित है, वहां तक ये कैसे अपराधी पहुंचे? इसका मतलब कोई न कोई लोकल उनको मदद मिली थी। अब वो लोकल मदद को भी उनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर के लिए बुरी खबर है। आप कह रहे हैं कि सीमा पार से जो आतंकी है उनसे तो हमें लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ हमारे देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं उनकी भी पहचान करके उन पर भी चुन कर कार्रवाई करने का ये वक्त है। उनको आइडेंटिफाई करके जिन्होंने बिना लोकल सपोर्ट के वहां तक पहुंच नहीं सकते। राइट सर जी, बिल्कुल। मिस्टर कठेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कठेवा साहब, इसे कैसे देखें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, चाहे वो अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला हो, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का फैसला, शिमला समझौता है उसको सस्पेंड करने का फैसला है, और आज जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है उसके अंदर एम्बेसडर्स की बैठक हुई है। G5 कंट्रीज के जो भी एम्बेसडर हैं हमारे देश में, उनके साथ विदेश मंत्रालय में एक अहम बैठक। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं की। इस लिहाज से कैसे देखें, क्या अब वाकई वक्त आ गया है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है? देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने पत्रकार साहब ने भी बताया है कि सबसे पहले जो कल अहम फैसले लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक जो रिस्पांस जिसको मैं बोलूंगा, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है और वीजा, जो चाहे मेडिकल वीजा हो चाहे किसी भी तरह का वीजा हो, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रखे हैं उस वीजा पे, उन्हें भी जाने के लिए हुक्म दे दिया है। इसके साथ हमारे जो डिफेंस स्ट्रेटेजीज हैं, जिन्हें डीए बोलते हैं, ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर हमारे एम्बेसी में हैं पाकिस्तान में, उन्हें वापस बुला लिया गया है। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैचीज हैं उन्हें जाने के लिए बोल दिया गया है। ये इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे फेवर में जो सारे देश बोल रहे हैं, अमेरिका हो चाहे रशिया हो, सऊदी अरेबिया ने भी इसकी बहुत ही निंदा की है। और इसके साथ साथ तमाम बाकी देश इसकी निंदा कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना होता है मिलिट्री रिस्पॉन्स से पहले, तो ये उस दिशा में सारे कदम मुझे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अभी बताया गया कि पहलगाम में कैसे पहुंच गए, मैं आपको बता दूं, पहलगाम अनंतनाग के जिले में आता है और इस जिले के अंदर काफी सीरीज ऑफ ये टेररिस्ट अटैक हुए हैं। आपको मैं बता दूं, 2000 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आने वाले थे अगले दिन, उस समय क्षितिशपुरा गांव करके एक क्षितिसिंहपुरा गांव करके है, उसमें उन्होंने 36 सिखों की, निर्दोष सिखों की हत्या की, वो भी अनंतनाग में ही की थी। उसके बाद उसी साल हमारा बेस कैंप था जो अमरनाथ यात्रा का, उस पे हमला बोला और तकरीबन 20 से 25 तीर्थ यात्रियों को मार गिराया। उसके अगले साल शेषनाग में उस अमरनाथ यात्रा पे फिर हमला हुआ। और ये
उसके बाद ये बहुत बड़ा हमला है। तो अनंतनाग ऐसी एक जगह है, ऐसा जिला है जिसके अंदर बहुत जबरदस्त जंगल है, नाले, नदी और पहाड़ हैं, और कि वहां से छुटपुट लोग इधर से उधर आ सकते हैं। पूरी की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हालांकि अलर्ट रहे तो उनका डिटेक्शन हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। परंतु इस तरह की छुटपुट घटना से आप पूरी की पूरी इंटेलिजेंस सेटअप को इस तरह की बात नहीं बोल सकते कि उन्होंने कोई उनके ढिलाई आ गई थी। हाँ, जरूर छोटी मोटी चूक जरूर हुई है और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय 2-3 दिन में तमाम जो खास करके जो 4 या 5 टेररिस्ट, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे वो उर्दू बोल रहे थे, उनके पिक्चर और रिलीज कर दिए गए हैं और उनका सर्वेलेंस किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से, मिसाइल से, सैटेलाइट से, सब जगह से उनको ढूंढ जा रहा है और उनके टेलीफोन कम्युनिकेशंस को भी टैप करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ ये जरूर 1 या 2 दिन में उनको तो पकड़ लेंगे, और इसके साथ जो पाकिस्तान, जो उनके आका वहां बैठे हैं, बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमला कराया है ये लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट है, जिसे TRF बोलते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 2019 में बनी है, और इसके जो कमांडर थे सज्जाद गुल, उन्हें भारत सरकार ने 2022 में ही एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। और इसके साथ अगले साल जनवरी 2023 में TRF को बैन कर दिया गया है। इट बैंड ऑर्गेनाइजेशन, UAPA के तहत इसे बैन कर दिया गया है। इनका काम सिर्फ वैली में जो खास करके ये टारगेट करते हैं हिंदूज को या सिखों को या दूसरे जो टूरिस्ट आते हैं उनको, ये चाहते हैं कि ये जब लोग बाहर से आए तो यहाँ दहशत फैले और ये यहाँ नहीं आए। और इसके साथ साथ ये जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको भी ये डरा धमका करके रखते हैं। तो ये इस तरह का इनका तरीका है। और जब ये किया, इसके साथ साथ अभी आज मालूम चला है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कराची और मुजफ्फराबाद की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि 26/11 में हुआ था कि वहां पर एक ऑप्स रूम था जो रिमोट कंट्रोल जिसे कहते हैं, उसकी तरह से इन्हें किए जा रहे थे। और ये लोग उसी दिन ही आए हैं। बताया गया है कि ये पहले इन्होंने रेकी की है और जो इलाका उन्होंने सेट किया है। मिस्टर कटेवा, देखिए डिप्लोमेटिक कदम जो उठाए जाने थे भारत सरकार की तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और विस्तार से हमने उनको समझा भी कि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा। लेकिन क्या धरातल पर अब एक वॉर का संकेत भी है, सीधी कार्रवाई का संकेत भी है और मांग भी है, देश भर में आक्रोश भी है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले हुए हैं, आतंकी वारदातें हुई है, उसको देखते हुए जरूरी भी है। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि अब मिट्टी में मिला देंगे, ये सब कुछ आपस में मिला जुला है। ये देखिए, जो मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है वो इसे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्स रूम में डिसाइड होता है। और ये जब मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा तो ऐसी जगह पे इसका हमला किया जाएगा जो पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा, और इसे पहले नहीं बताया जा सकता। जरूर जो मिलिट्री कमांडर्स होंगे, जब भी मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है ये प्लेस एंड टाइम ऑफ ओन चूजिंग होता है। ये हमारी सेना के जो कमांडर हैं वो सेलेक्ट करेंगे कि किस जगह के ऊपर इनके ऊपर बर्बाद किया जाए जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो। और इसके लिए थोड़ा समय लगता है और कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारतवर्ष की जो आर्म फोर्सेज हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के डायरेक्शंस उनको जरूर मिल चुके होंगे, और इसे इन चीजों के ऊपर वो क्या करने वाले हैं इसे पहले डिक्लेयर करना या उसके ऊपर गैस करना या उस तरह की कोई डिस्कशन करना ये टीवी स्टूडियो में ठीक नहीं होगा। ठीक है, विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आतंकवादी जिन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या वाकई कार्रवाई का वक्त है? अनम्यूट कीजिए सर। जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है सर। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान सरकार द्वारा समय समय पर कई बार दिए जा चुके हैं। इसलिए हम ठोस कार्यवाही की अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी
हम हर तरह से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का है। अब वो समय है जिसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने एक वादा जो कर रखा था कि भाई पीओके को पाकिस्तान से वापस लेकर रहेंगे, अब उसको वापस लेने का भी समय है। और इससे दो फायदे होंगे। एक तो पीओके में ही सारे आतंकवादी कैंप, उनकी ट्रेनिंग सब पाकिस्तान की सरकार करती है, और पीओके के ही माध्यम से हमारी सुरक्षा में सेंध मारकर आतंकवादियों को भारत भेजती है हमला करने के लिए। अगर पीओके का विलय भारत में हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी, आतंकवाद पर प्रहार होगा, और भारत जो अपना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में करवा बैठा था उसको वापस आने के बाद में भारत की शक्ति बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब भाजपा सरकार कहने के साथ साथ कुछ करने सर, दुश्मनों से निपटना आसान होता है ज्यादा, बल्कि अपने देश के गद्दारों से निपटना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर होते हैं, छिपे होते हैं, उनको पहचान करके आइडेंटिफाई करके उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये तब याद आता है जब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए चाहे आप ही के नेताओं की तरफ से ये प्रतिक्रिया आती है कि इस तरह के हमले मुसलमान यहाँ पर परेशान है इसलिए हो रहे हैं, या फिर आपके वक्त में अगर ये कदम उठा लिए जाते, चाहे वो स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक कदम हो। 21 जुलाई 2006 बालाट बेस कैंप में 5 अमरनाथ यात्रियों की हत्या हुई, आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जाएगा। 25 मई 2006 को श्रीनगर के बाटापोरा में 4 गुजराती पर्यटकों की हत्या की गई, आपने क्या किया, क्या आपने कड़े कदम उठाए थे जिनका आज भुगतान करना पड़ रहा है? आपने उस वक्त नहीं किया, इसलिए आज देश भुगत रहा है। 22 जुलाई 2003 को बाणगंगा में वैष्णो देवी जा रहे 6 तीर्थयात्रियों की हत्या की गई, और इसके अलावा 6 अगस्त 2002 पहलगाम में 6 तीर्थयात्रियों समेत 9 की हत्या की गई। 20 जुलाई 2001 शेषनाग झील के पास में तीर्थयात्रियों समेत 15 लोगों की हत्या की गई, तब भी देश चुप रहा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर अगर आज हम विपक्ष में हैं तो कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके नेतृत्व में इस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इसके अलावा चाइना जिन प्रदेशों पर अपना दावा करता था उनके उन दावों को भी खत्म किया, चाहे हम गोवा के विलय की बात करें, चाहे हम एक अन्य प्रदेश की बात करें, तो उन सब का विलय भी कांग्रेस सरकार के समय में किया है। कांग्रेस सरकार ने राजशाही खत्म की, और कांग्रेस सरकार के समय में ही पाकिस्तान को हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब भी दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आज भी हम देशहित में अगर भाजपा के साथ खड़े हैं तो इसके पीछे केवल हमारी यही मंशा है कि भाजपा को जनता ने मौका दिया है। कौशिक साहब, ये एक अच्छी बात है कि देखिए जब देश की बात आती है तो आप जैसे नेता भी हैं जो ये स्वीकार करते हिचकिचाते नहीं है कि वाकई चूक हुई, कहीं ना कहीं नीतियों को लेकर के कहीं हमें स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था, हमें समझ लेना चाहिए था कि ऐसा पड़ोसी जो कभी सुधर नहीं सकता, जिसकी फितरत में आतंकवाद है। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास, शैलेंद्र गुर्जर साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम साथ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, पूरा देश कह रहा है, एक्शन कब होगा? हेमंत जी, आपने देखा होगा जब पुलवामा वाली घटना हुई थी और किस तरह का एक्शन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि पाकिस्तान के घर में घुसकर वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे, अड्डे बने हुए थे, जहां प्रशिक्षण कैंप थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया था। और आपने देखा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जो हमारे लिए जो 70 भारतवासी और जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, एक तरह से उनकी जान चली गई, और 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं पाकिस्तान से, उसके बाद भी 1960 का जो जल संधि समझौता था, सिंधु जल संधि समझौता, वो रोका नहीं गया। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कि उनकी आर्थिक, व्यापारिक, कृषि, सामरिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम ये सिंधु संधि को जिस तरह से एबियंस में रखा गया है, स्थगित किया गया है, ये करने का काम करेगा। और जो खस्ता हालत हो चुका पाकिस्तान है वो दिवालियापन की तरफ बढ़ जाएगा, और वहां पे भुखमरी और पानी के लिए वो त्राही त्राही करेंगे। और जो आतंकवाद उन्होंने पनपाने का काम किया, और पूरा विश्व मानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी पोषित देश है, और किस तरह से उन्होंने आतंकवाद को प्रशय दिया, और वहां बैठे
लश्कर तैयबा ने पहले इसकी जिम्मेदारी ली और जब भारत की तरफ से बहुत कठोर निर्णय लिए गए और उनको लगा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान को ना जल मिलेगा, ना खेती सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ना आगे आने वाले समय में व्यापार मिलेगा और सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो होते थे और जो आपसी व्यापार था वो भी बंद हो जाएगा। और जो शिमला समझौता था, जो मेरे कांग्रेस के भाई हैं उन्होंने स्वीकार किया गलती हुई, क्यों उन्होंने 13,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया वापस छोड़ दिया, 90,000 युद्धबंदी जो सैनिक बनाए गए थे उनको छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नीयत है वो भारत के प्रति हमेशा से ही आशंकित रही है। सीधे वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया और अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे समझौते सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक ऐतिहासिक भूल के तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि कब तक हम अपने बेटों को, बेगुनाह लोगों को खोते रहेंगे, कब तक हम अपने सैनिकों की जान को कुर्बान करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐतिहासिक भूल थी। और आप देखिए जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम राष्ट्रीय प्रथम और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए किस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और आप देखिए पाकिस्तान की तभी से ही उनकी नींदें उड़ गई और उनके पेट में दर्द होने लगा। और आप देखिए 2014 से 2024 तक आतंकवाद में 90% की कमी आई। हमने मुंह तोड़ जवाब दिए, सेना को फ्री हैंड दिया, उनको जो आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए थे वो दिए। हमने कभी ये नहीं देखा कि 90% की कमी आई, लेकिन फिर भी हर साल अपने सैनिक खोते रहे। आज कई माएं पूछ रही है कि हम कहीं सुरक्षित है भी कि नहीं देश में। हेमंत जी आप देखिए, जो आतंकवाद 70 सालों से पनप चुका था, 65 सालों से पनप चुका था, और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किस तरह का हाल रहा कि इन्होंने सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके सबूत और कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे और उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चाहती है कि राष्ट्र के प्रति अगर किसी ने भी आंख उठा के देखी है तो हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे। इसीलिए आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है कि जो बची कुचा आतंकवाद है उसको भी हम मिट्टी में मिला देंगे, उनकी तरफ यही इंगित करता है कि जो 90% आतंकवाद को हमने भारत से खत्म कर दिया था। और आप देखिए कश्मीर क्या फल फूल रहा था, लगातार पर्यटन के क्षेत्र में वहां पर्यटक पहुंच रहे थे, वहां जबरदस्त व्यापार हो रहा था, वहां की 9 जुलाई 2024 को फल फूल रहा था। रियासी का हमला याद है 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ लोग, गुर्जर साहब 9 जुलाई 2024 को रियासी में हमला हुआ, तीर्थयात्रियों का 10 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी, वो याद है आपको? हम कुछ नहीं कर पाए। 13 मई 2022 कटरा में तीर्थयात्रियों की बस में बम विस्फोट करके 4 की हत्या की गई, हम कुछ नहीं कर पाए। 10 जुलाई 2017 अनंतनाग में 7 अमरनाथ यात्रियों की हत्या की। ये माएं आपसे पूछ रही है, इस देश की विधवा पत्नियां आपसे पूछ रही हैं, और वो पिता आपसे पूछ रहे हैं जिनके बेटे खोए हैं। सर बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि जो बचा कुचा आतंकवाद रह गया है पाकिस्तान की धरती पर उसको भी हम नेस्तनाबूद कर देंगे, चाहे हमको घुस के वहां मारना पड़े, जैसे हमने पहले एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन और आपने देखा होगा कि हमने सारे डिप्लोमेटिक सैन्य संबंध खत्म कर लिए हैं, सारे द्विपक्षीय बायलैटरल संधियों को रोक दिया गया, और किस तरह से सिंधु जल समझौता जो था जिससे पूरा पाकिस्तान जीवित हो रखा है उसको भी हमने रोकने का काम कर रहे हैं, उसको एबियंस में कर दिया है। और आने वाले समय में जहां भी कैंप चल रहे हैं आतंकवाद के, चाहे वो पाकिस्तान पीओके में चल रहे हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हो, ये जो कायराना हमला, जो गीदड़ हमला पाकिस्तान करता है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और अब के प्रधानमंत्री जी के कहने का यही मायने है कि मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगे, मेरे भाई सुरक्षित रहेंगे, मेरा भारत के वासी सुरक्षित रहेंगे, कि इस तरह की कार्रवाई होगी। जो बचा कुचा आतंकवाद है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, चाहे हमको उसके लिए कितने ही कड़े कदम उठाने पड़े। और आपने देखा होगा किस तरह से वैश्विक परिदृश्य में भी हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है, रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है, और जितने भी कंट्रीज है वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। उसी को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान बहुत अहम रखते हैं। मैं निश्चित तौर पर सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानूंगा हेमंत जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बचे कुचे आतंकवाद को हम उनके घर में घुस के खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और किसी भी पाकिस्तान या और कहीं से भी आतंकवादी गतिविधि को पनपने का कोई सोच भी नहीं सकेगा देश। इस तरह की अब गतिविधियां आगे चल रही हैं, इसी तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। विजय कौशिक जी, इस कश्मीर को मौत की भट्टी किसने बनाया? वो किसान आप दोनों सरकारों से पूछता है जो सत्ता में रहे हैं, जो अपना बेटा पैदा करता है धरती से, अपना खून पसीने से सींच के जो पैसे कमाता है, उससे अपनी औलाद पैदा करता है, बेटा पैदा करता है, और कश्मीर भेजता है तो आती है तो सिर्फ लाश आती है। सर उन माओं का क्या कसूर है जिनकी कोख उजड़ गई? उन पत्नियों का क्या कसूर है जिनका सिंदूर आप लोगों ने उजाड़ दिया?
सुनिए, इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? कांग्रेस ने कश्मीर का विलय भारत में किया, वहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी और ये प्रयास किया कि वो भारत का हिस्सा बनकर एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी सकें। कांग्रेस का ये कसूर है, ये कसूर है। बीजेपी कहती है धारा 370 क्यों लेके आए, क्यों नहीं पहले इस तरह के कदम उठाए गए, क्यों इस तरह के शिमला समझौते जैसे समझौते होते रहे इस देश में? सुनिए, ये जो जनता की आंखों में जी ये भी पूछिए 1948 में जब कबायली हमला हुआ था, जब कबायलियों को क्यों नहीं भगा दिया गया, क्यों जमीन सरेंडर कर दी गई, क्यों पीओके पाकिस्तान को दे दिया गया, क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लिया गया? क्या कांग्रेस इस गलती को, इस भूल को, जिसने पूरे भारत में 70 साल तक 60 साल तक आतंकवाद को पनपाने का काम किया, उसको स्वीकार करेगी क्या? कश्मीर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी क्यों नहीं आतंकवाद खत्म हुआ? 370। अरे आपकी नेहरू जी की नीतियों के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ, आपकी नीति के कारण कश्मीर इस उलझनों में फंस गया। आपने उस समय कबायली जो आक्रमण हुए थे, जो पाकिस्तानी आर्मी कबायलों के भेष में घुस गई थी, आपने उनको पूरा खदेड़ने का काम नहीं किया। अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल यूएन क्यों गए, आप यूएन क्यों चले गए 1948 में? क्यों आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को स्वीकार कर लिया? क्यों आपने पीओके को पाकिस्तान में मिला दिया? क्यों नहीं आपने उस समय पूरे पाकिस्तान को अंदर घुस के पूरे इंडिया को एकजुट करने का काम किया? क्यों आपने 370 धाराएं लगा दी? ये भारत पूछ रहा है कांग्रेस पार्टियों से। और क्यों आप सबूत मांगते रहे शहीदों की शहादत पर? क्यों आप सैनिकों से सबूत मांगते रहे कि वो आतंकवादी गतिविधि कर रहे नहीं कर रहे? इसमें आप नहीं ला पाए तो अब तो आप मजबूत सरकार है, आप कब लाएंगे पीओके को भारत में वापस, कब मिलाएंगे? ये सवाल पूरे देश भर से है क्योंकि देश आक्रोशित है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के देश भर में आक्रोश, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। देखना होगा कि भारत सरकार का एक्शन अब धरातल पर क्या होता है।